हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZA वर्ल्ड। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि कनाडा आने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और क्या क्या चाहिए करने के लिए आपको बताएंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कनाडा आने का फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट तरीका क्या है। वैसे तो आप यकीन करें कनाडा आने के 80 तरीके हैं, 80 तरीके, लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे जल्दी होने वाले वो 4 तरीके हैं। एक एक्सप्रेस एंट्री जिसको हम ईई कहते हैं, स्किल्ड वर्कर भी होता है। एक है पीएनपी जिसको हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहते हैं। एक तरीका है स्पॉन्सरशिप का, एक तरीका है बिजनेस इमिग्रेशन का, एक वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा ऑल्दो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं, मगर जो सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट तरीका है वो एक्सप्रेस एंट्री है या फिर पीएनपी प्रोग्राम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सप्रेस एंट्री का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना टाइम लगेगा। ये एक बहुत ही डिटेल्ड कन्वर्सेशन है, इसलिए इसको इतना मैं डिटेल्ड एक वीडियो में नहीं जाऊंगी, सिर्फ बेसिक स्टेप्स बताऊंगी ताकि लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि इसको अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। यही बात है अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, इमिग्रेशन के किसी लॉयर के पास जाते हैं, तो वो आपसे काफ़ी हेवी चार्ज करेगा, लेकिन हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे और समझाएंगे। बाकी उस पर कितना अमल करना है आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड से पहले एक्सप्रेस एंट्री को 6 to 8 मंथ्स लगते थे प्रोसेस होने में। कोविड में लोगों की एप्लीकेशंस 2-2, 3-3 साल के लिए फंस गई, लेकिन अब आफ्टर कोविड जो नई एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोसेसिंग में 9 to 12 मंथ्स लग रहे हैं। 9 to 12 मंथ्स कहने के लिए छोटा टाइम पीरियड है, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वो टाइम पीरियड है जो प्रोसेसिंग का है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का। मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स अ टाइम पीरियड फॉर प्रोसेस। लेकिन इससे पहले जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उनमें कितनी ड्यूरेशन लगती है, दिस इज़ अननोन। अब हम आते हैं उन कैटेगरीज़ की तरफ जो एक्सप्रेस एंट्री के नीचे आती हैं। वो 3 कैटेगरीज़ हैं: फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम और एक है सीईसी। सीईसी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कनाडा में वर्क वीज़े से काम कर रहे हैं, उनका प्रोसेस है, इसलिए हम उसको फिल वक्त स्किप कर देंगे और आ जाएंगे स्किल्ड प्रोग्राम और ट्रेड प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है, आप देखते हैं कि आपका एनओसी क्या है। एनओसी, नेशनल ऑक्यूपेशन इन डिमांड। आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाने में आपको समझ नहीं आती तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड एनओसीज भी बता दूंगी जो इस वक्त चल रही हैं। एनओसी के अंदर मज़ीद 3 कैटेगरीज हैं: स्किल टाइप ओ, स्किल टाइप ए, स्किल टाइप बी। स्किल टाइप ओ में मैनेजर लेवल की जॉब्स आती हैं, स्किल टाइप ए में प्रोफेशनल लेवल आता है, स्किल टाइप बी में टेक्निकल एंड स्किल्ड लेवल आता है। अब आप बेहतर जान सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप बाय प्रोफेशन क्या है, आप कौन सी कैटेगरी में सूट करते हैं। और ये भी नहीं कि हर कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरीज जो इन डिमांड है, जो यहाँ पे ज़रूरत है, उनकी एनओसी वो बना के भेजते हैं। 3 माह के बाद, 6 माह के बाद एनओसी चेंज हो जाती है। ये नहीं कि अगर आपका इस 3 मंथ्स में आपका एनओसी नहीं है तो अगले 3-6 माह बाद, 3 से 6 माह बाद भी नहीं होगा। माइट पॉसिबल अगले 6 माह बाद उनको आपके ऑक्यूपेशन की ज़रूरत पड़ जाए। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी पड़ती है एनओसी के बाद, वो है आपकी इंग्लिश एबिलिटी, जिसको हम आइल्स भी कहते हैं। टोफल यहाँ पर नहीं होता, आइल्स होता है, और आइल्स 2 साल के लिए एलिजिबल होता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आइल्स क्लियर कर जाएं। माइट पॉसिबल 2-3 अटैम्प्ट्स आपको देनी पड़े। क्योंकि आपका CLB, आपका जो स्कोर है वो 7 होना चाहिए। अगर आप अकेले आना चाहते हैं, आप सिंगल हैं या विदाउट फैमिली आना चाहते हैं, तो आपका स्कोर 7 से ऊपर होना चाहिए। टोटल 9 होता है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो दोनों को आइल्स देना ज़रूरी है। उससे ये होता है आपका स्कोर बढ़ जाता है,
उससे ये होता है आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। मिनिमम 7 स्कोर ज़रूरी है। लैंग्वेज एबिलिटी के बाद आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। उसके लिए जो सबसे फॉरमोस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अगर अपने ही मुल्क में कोई जॉब करने जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो अपनी डिग्री, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी हम ऐसे ही डायरेक्ट ले जाते हैं फ़ोटोस्टेट करा के और उनको हैंड ओवर कर देते हैं। मगर नहीं, कनाडा आने के लिए आपको इवैल्यूएट कराना पड़ेगा। 2 जगह हैं, WES वेस, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इवैल्यूएशन क्रीडेंशियल सर्विसेज। एक है ICAS। दोनों में डिफरेंस कोई ख़ास नहीं है, सेम है, लेकिन ICAS 9 माह ले लेता है, 9 मंथ्स ले लेता है आपकी डिग्रीज़ उन तक पहुंचने से इवैल्यूएट होके वापस आने तक, जबकि WES 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इवैल्यूएट करके आपकी डिग्रीज़ वापस भेज देता है। अब आ जाता है कि जी आपने अपनी डिग्रीज़ यहाँ पे भेजनी कैसे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है और डिग्रीज़ आपकी इवैल्यूएट होनी लाजमी है। उसके बगैर आप अपना इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते, किसी भी सूरत नहीं कर सकते। अगर कोई एजेंट उसके बगैर करा रहा है तो आपके साथ गलत कर रहा है। मेक श्योर आप ये चीज़ चेक कर लें। इनको इवैल्यूएट कराने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मैट्रिक की डिग्री चाहिए, इंटरमीडिएट डिग्री चाहिए, बैचलर्स डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट बोथ, मास्टर्स डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट बोथ। ये आपको चीज़ें अपनी भेजनी है। अगर कोई 1-2 साल का डिप्लोमा है तो आपको वो भी भेजना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ अटेस्ट होएगा पहले। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें अटेस्ट होएंगी 22 लोकल बोर्ड से, IBCC इस्लामाबाद से, नहीं तो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से। इन चीज़ों को पहले आप अटेस्ट कराएंगे, इसमें भी आपको टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप अपनी डिग्री सारी बाय कुरियर, WES या ICAS, जो आपको प्रेफरेबल है। आई प्रेफर WES क्योंकि उसमें 3 मंथ्स लगते हैं। उनको आप कुरियर करेंगे। इन सब को इकट्ठा करने के बाद आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस लगाना है और फिर अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में डालनी है। और जो चीज़ मैं बतानी भूल गई वो ये है कि एज डजंट मैटर। ये नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है 40 के बाद रिटायर, 50 के बाद रिटायर। नो, यहाँ पे आप किसी भी एज में आ सकते हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है, ऑक्यूपेशन मैटर करता है, हेल्थ मैटर करती है। 4th है प्रूफ ऑफ फंड्स। आपके बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये बैंक स्टेटमेंट वो है जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपके बैंक में पड़ी है टिल द पासपोर्ट अराइव। इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर ना तो आइल्स की फ़ीस इंक्लूडेड है, ना आपकी PR फीस इंक्लूडेड है, ना आपकी वीज़ा फ़ीस इंक्लूडेड है, ना आपकी टिकट्स इंक्लूडेड हैं और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड्स है जो आपने दिखाना है, आपने कैरी करना है अपने साथ कनाडा आने के लिए। मेक श्योर इसको आप निकलवा नहीं सकते। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको बेसिक्स पता लग गई होंगी कि एक्सप्रेस एंट्री की बेसिक्स क्या हैं। कनाडा इमिग्रेशन लेने के लिए आपकी बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। बेसिक 4 स्टेप्स: ऑक्यूपेशन इन डिमांड चेक करें, इंग्लिश एबिलिटी चेक करें, एजुकेशन इवैल्यूएशन के बाद चेक करें, एंड 4th प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बेसिक्स पता लग चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इमिग्रेशन के 2 तरीके बताऊँगी। एक वो जो हर कोई कर रहा है, एक वो छुपा हुआ तरीका जो कोई कोई जानता है लेकिन बड़े बड़े लोगों का उससे हो जाता है। जिनका नहीं भी हो रहा होता, जो इस स्केल पे पूरे नहीं आ रहे थे, उनका भी इस प्रोसेस से हो जाता है। इसके लिए आप मज़ीद देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।